आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। भारत के पड़ोसी मुल्क नेबरिंग कंट्री म्यांमार, जिसका कि पहले नाम बर्मा हुआ करता था, वहाँ पे तकरीबन 3 वर्षों से 3 ईयर से एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिसे आप सिविल वॉर के रूप में जानते हैं। सिविल वॉर क्या होती है, किन कारणों से पैदा होती है, हम बाकायदा लिख के समझाएंगे। हम उस म्यांमार क्राइसिस के बारे में आज बात करेंगे। हमारे पहले भाग में हम आपको क्राइसिस का कंप्लीट डिमार्केशन, कंप्लीट ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे, उसकी हिस्ट्री ट्रेस करते हुए हम आपको अच्छे से समझाएंगे। हमारे दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि क्या म्यांमार क्राइसिस एक रीजनल क्राइसिस की फॉर्म में डेवलप हो गया है, म्यांमार क्राइसिस के इंडिया पर किस तरह के इम्पैक्ट आ सकते हैं, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए म्यांमार क्राइसिस को देखते हुए, जबकि चाइना तेज़ी से इंटरेस्ट ले रहा है म्यांमार की सिचुएशन में और उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है। तो हम इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टडी करेंगे। ये हमारा अंतिम भाग होगा। सारी छोटे मोटी डिटेल्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, नेम्स, टॉपिक कैसे कवर किया जाता है, हर चीज़ आपको ये टॉपिक कवर करते हुए समझ आ जाएगी। शुरुआत करें। म्यांमार क्राइसिस की जब मैं शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि म्यांमार असल में भारत का नेबरिंग कंट्री के तौर पे कहाँ लोकेटेड है। म्यांमार इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, वो भारत के पूर्व में है। पूर्व में कहाँ पर स्थापित है, चलिए मैप के वाया हम इसको देखते हैं, समझते हैं। और अगर म्यांमार में किसी भी तरह की समस्या आती है तो इंडिया के कौन से स्टेट्स सीधे सीधे इम्पैक्ट होते हैं, ये चीज़ भी हम समझेंगे। जब हम मैप देखते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आता है म्यांमार। देखिए, ये भारत है, दिस इज़ इंडिया। इंडिया की ईस्ट की तरफ गए और यहाँ पर आपको मिला, दिस इज़ म्यांमार, दिस वन इज़ म्यांमार, इट इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ओके, दूसरे मैप के वाया अब हम आपको थोड़ा सा म्यांमार और जूम करके दिखाते हैं। अब हम प्रॉपर म्यांमार पे आ चुके हैं। अब म्यांमार को ध्यान से देखिए। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। 1643 किलोमीटर का इंडियन बॉर्डर है म्यांमार के साथ, यानी कि 1643 किलोमीटर, 1643, 1643 किलोमीटर इंडिया बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। ये म्यांमार के इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं, इनके नाम अभी यूटिलाइज़ होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, म्यांमार की नॉर्दर्न साइड पे प्रोविंस है काचिन, दिस इज़ काचिन। ये क्या है, सागांग, सागैंग। ये देखिए, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर होता ये चिन प्रोविंस, चिन प्रोविंस, चिन प्रांत ऑफ म्यांमार। ये देखिए ग्रीन कलर का, इट इज़ रखाइन, ये रखाइन प्रोविंस है म्यांमार का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ शायद इससे भी क्लियर इमेज कोई अगर मेरे पास है तो। फ़िलहाल यही इमेज है क्लियर, एक ये थी, हाँ मिल गई। वही मैं सोचूं कि क्लियर इमेज है हमारे पास। ये देखिए, अब मैं जितना मर्जी जूम कर सकता हूँ। तो दिस इज़ काचिन। यहाँ पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है चाइना का, क्योंकि ये किसके साथ म्यांमार शेयर कर रहा है बॉर्डर, चाइना। तो म्यांमार की नॉर्दर्न प्रोविंस काचिन पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस चाइना का है। उसके बाद म्यांमार की प्रोविंस आती है सागैंग, जो कि भारत के साथ कनेक्ट होती है, बट सागैंग बॉर्डर शेयर कर रही है काचिन के साथ। और काचिन में जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो इस समय म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोर्चा खोले हुए हैं, उन एथनिक ग्रुप्स पर चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट का ये आरोप है कि चाइना उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है।
और ये काचिन बॉर्डर शेयर कर रही है सैगैंग के साथ, और सैगैंग भारत के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद आता है ये चिन प्रोविंस, ये भी भारत से जुड़ रही है। और म्यांमार में एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है जिन्हें कहते हैं रोहिंग्यास। रोहिंग्यास जहाँ रहते हैं वो प्रोविंस है ये रखाइन प्रोविंस, ग्रीन कलर की, दिस रखाइन प्रांत प्रोविंस। इसके आगे यहाँ पर देखिए दिस मैगवे, यहीं पर आगे आ जाता है मांडले, और आपको नीचे यहाँ पर मिल रही है उनकी कैपिटल नैपिडा, म्यांमार की कैपिटल नैपिडा। हम आगे बढ़े हैं और यहाँ पर हमें नज़र आ रही है शान प्रोविंस, नीचे कया प्रोविंस, नीचे कायन प्रोविंस, दिस इज़ बागो प्रोविंस, एंड दिस इज़ यंगून जो कि कभी रंगून हुआ करता था, एंड दिस इज़ आयरवादी, ओके, रिवर है यरवादी, ओके, क्लियर। तो ये कुछ मेन प्रोविंसेस हैं म्यांमार की। सिंपली आप देखिए म्यांमार इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे म्यांमार बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, दिस इज़ बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। म्यांमार चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, म्यांमार लाओस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये नीचे थाईलैंड ही जा रहा है। तो थाईलैंड, लाओस, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों के साथ म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है। तो म्यांमार अपनी वेस्टर्न साइड पे बांग्लादेश और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अपनी नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अपनी ईस्टर्न साइड्स पे लाओस और थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और म्यांमार इंडिया, बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ साथ ये बे ऑफ बंगाल शेयर करता है, ओके। इसी म्यांमार को भारत के कौन से स्टेट्स टच करते हैं हम उन्हें देखते हैं, ध्यान से देखिए। इंडिया की ये स्टेट्स हैं जो म्यांमार को टच करते हैं। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, और सबसे पहले इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को टच करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है दिस वन इज़ द इंडियन स्टेट ऑफ, दिस इज़ इंडियन स्टेट ऑफ आसाम, क्लियर। वो नहीं टच कर पा रहा है म्यांमार के साथ, इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये वो स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नागालैंड, तो नागालैंड ने इस तरह से नागालैंड ने आके सैंडविच कर दिया है आसाम को। तो कई बार डाउट आ जाता है कि आसाम भी उस तरफ जाता है, बट नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मैं नागालैंड कह रहा था, आई एम वेरी सॉरी, अरुणाचल प्रदेश ने इस तरह से आकर के सैंडविच कर दिया है आसाम को। तो कई बार डाउट आ जाता है कि क्या आसाम टच करता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस समय इस एरिया में क्राइसिस चल रहा है। तो उस समय में ऐसे मैप्स दिमाग में अगर सेट हों तो हेल्प करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इस तरह से घूम के आ रहा है, वो टच करता है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच करता है, मिज़ोरम टच करता है। ये भारतीय राज्य हैं जो बॉर्डर बना रहे हैं 1643 किलोमीटर का म्यांमार के साथ, ओके, इज़ दैट क्लियर। चलिए अब हम एक और इमेज आपको दिखाते हैं ताकि बात पानी की तरह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना आए। ये इमेज मैं आगे जाके इस्तेमाल करने वाला हूँ जब मैं इंडिया और म्यांमार के बीच में जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आने वाला है इस म्यांमार में हुए क्राइसिस का, तो कुछ जगहों के शहरों के नाम बताऊँगा जिन्हें म्यांमार में जो रिबेलियन ग्रुप्स हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। इसका भारत पे क्या असर आएगा वो जानने के लिए आपको उन जगहों की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मैं एक मैप दिखाने जा रहा हूँ, वैसे देख लीजिए, आगे जाके काम में लाएंगे। ये अब अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि पिछले मैप से मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया आपको। आप देख सकते हैं अरुणाचल कैसे घूम के आ रहा है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं सिविल सर्विसेज में, कहीं अगर कोई क्राइसिस चल रहा है या कहीं कुछ,
तो फिर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्टेट्स उसे टच कर रहे हैं। तो थोड़ा जो अगर आपने थोड़ा सा भी हल्का सा भी हेजीनेस रखा है वहाँ पे, तो वहीं पे वो आपको फंसाएंगे। एक ऑप्शन आसाम डाल देंगे और मोटा मोटा ऐसा लगता ही है कि आसाम है, या एक ऑप्शन त्रिपुरा डाल देंगे। तो क्लियर सामने आ रहा है कि अरुणाचल तो टच हो रहा है, ये देखिए अरुणाचल टच हो रहा है। अच्छा नीचे यहाँ पर देखिए नागालैंड टच हो रहा है, नीचे जाइए देखिए मणिपुर टच हो रहा है, अच्छा नीचे जाइए देखिए मिज़ोरम टच हो रहा है। तो बस, लेकिन आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा इस तरफ निकल गया है, ये त्रिपुरा है ना, वो इधर निकल गया है। और यहाँ से आसाम ऊपर भी जा रहा है, आसाम नीचे भी आ रहा है ना, जो इस इमेज में हमने देखा, यहाँ से आसाम ऊपर भी जा रहा है, आसाम नीचे भी आ रहा है, और ये तो त्रिपुरा है। तो मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल टच कर रहा है, पर मेघालय और आसाम टच नहीं कर रहा है। मेघालय, आसाम और त्रिपुरा नहीं टच कर रहा है ना। तो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उन 7 सिस्टर्स में से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम टच करता है, पर त्रिपुरा, मेघालय, आसाम टच नहीं करता है। ये हमें क्लियर हो गया है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जगहें आप देख सकते हैं, जो अभी हमने म्यांमार की प्रोविंसेस देखी थी, उनमें से वो जो चिन प्रोविंस है, दैट इज़ द चिन स्टेट, वो मिज़ोरम से संपर्क में आ रहा है। जो इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, भारत के मणिपुर में जगह है मोरे और म्यांमार में जगह है तामू। मोरे और तामू के वाया इस समय इंडिया और म्यांमार का इम्पॉर्टेंट रोड लिंक है। भारत के मणिपुर के मोरे से म्यांमार के तमू होते हुए इंडिया म्यांमार के बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, जिसमें इन्वॉल्व है इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर। और 2 जगहें जो इन्वॉल्व हैं वो मोरे और तामू हैं। इनका आगे मैं जिक्र करूंगा तो याद रखिएगा, मैप भी दिखा दूंगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए सैगैंग डिवीजन आ गई, सैगैंग प्रोविंस मैंने दिखाई थी। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो अरुणाचल के पास यहाँ पर देखिए पंगसाऊ पास, दिस इज पंगसाऊ पास, इंपॉर्टेंट पास कनेक्टिंग द इंडिया एंड म्यांमार इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये आपके सामने है म्यांमार, ये है भारतीय राज्य। हमें क्लियर हो गया कि कौन से राज्य टच होते हैं। हम आज इस म्यांमार की बात करने जा रहे हैं जो भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड के द्वारा कवर्ड है और बे ऑफ बंगाल आता है, जिसमें भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम टच करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट म्यांमार। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम उस म्यांमार को? इट इज़ ड्यू टू द म्यांमार क्राइसिस। सवाल आता है कि म्यांमार क्राइसिस क्या है, किस फील्ड का ये क्राइसिस है? तो वहाँ पर छिड़ी हुई है सिविल वॉर, वहाँ पे गृह युद्ध लगा हुआ है। हम समझेंगे सिविल वॉर्स क्या होती हैं। फ़िलहाल के लिए हम इस कहानी को थोड़ा लेके आए ताकि सिविल वॉर तक पहुँच सके। वहाँ पर इस समय जो सरकार है, वो जो गवर्नमेंट है, वो किसकी है, कौन कंट्रोल कर रहा है? वहाँ पर इस समय मिलिट्री गवर्नमेंट है, ये एक फैक्ट है। देयर इज़ अ मिलिट्री गवर्नमेंट। और म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट को क्या कहा गया है? इट्स अ मिलिट्री गवर्नमेंट, इट इज़ मिलिट्री जुंटा। इट इज़ मिलिट्री जुंटा, कहीं कहीं पे मिलिट्री जनता भी कहा जाएगा। सो इट इज़ अ जुंटा। तो कई बार आप सुनेंगे म्यांमार में जुंटा रूल है इस समय, मिलिट्री जुंटा का रूल है इस समय। या हिंदी में म्यांमार में सैन्य शासन है, सैन्य शासन है, सेना का शासन है, ऐसा आप सुनेंगे। तो म्यांमार में सैन्य शासन है, म्यांमार में सेना का शासन है, मिलिट्री रूल है, या जुंटा का रूल है, या मिलिट्री जुंटा का रूल है, ये सब एक ही बातें हैं। इस मिलिट्री को म्यांमार की भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? इट इज़ तत्मादाव। तत्मादाव। तो तत्मादाव ने म्यांमार में तख्ता पलट करके फरवरी 2021 में इस तत्मादाव ने, यानी कि मिलिट्री ने म्यांमार में तख्ता पलट किया, माने कू किया,
COUP कू, तख्ता पलट किया, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था NLD, दैट इज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो NLD की सरकार थी वहाँ पे। NLD का फुल फॉर्म है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और इसकी मेन जो कर्ता धर्ता थी, जो मेन पोजीशन होल्डर थी, जो एक तरह से डी फैक्टो, वाकया तौर पर जो डी फैक्टो रूलर थी स्टेट की, उनका नाम था आंग सान सू की, जिसे बोला जाता है आंग सान सूची। सो आंग सान सू की 21 फरवरी 2021 तक म्यांमार में एक पोजीशन पर थी। शी वाज द स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार की वो स्टेट काउंसिलर थी, मतलब एक तरह से डी फैक्टो हेड ही थी स्टेट की, डी फैक्टो रूलर ही थी। इन आंग सान सू की पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD। इस नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ही गवर्नमेंट म्यांमार में थी फरवरी 2021 तक, और इसी सरकार को फरवरी 2021 में इस मिलिट्री के द्वारा कू करके तख्ता पलट करते, यानी कि तत्मा के द्वारा तख्ता पलट करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, और म्यांमार की गवर्नमेंट को मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में लिया, और मिलिट्री जुंटा का शासन फिर से स्थापित हुआ। तो फरवरी 2021 में म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या आंग सान सू की, इनका शासन ख़त्म हुआ, सिविलियन गवर्नमेंट ख़त्म हुई, सिविलियन गवर्नमेंट का अंत हुआ, या कह लीजिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अंत हुआ, और मिलिट्री गवर्नमेंट का आरंभ हुआ, तख्ता पलट हुआ। 2021 फरवरी में ये घटना हुई। तो ये सिविल वॉर है, गृह युद्ध है। क्या है गृह युद्ध? इसमें इंटरस्टेट वॉर नहीं है। इंटरस्टेट वॉर माने दो स्टेट्स या दो कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि चाइना वर्सेस म्यांमार है, या ऐसा नहीं है कि म्यांमार वर्सेस इंडिया है, ऐसा नहीं है। दो स्टेट्स एंगेज नहीं है, दो कंट्रीज नहीं लड़ रही हैं, एक ही स्टेट के अंदर। सो इट इज़ नॉट इंटरस्टेट, इट इज़ इंट्रास्टेट। सेम स्टेट के अंदर, दैट इज द स्टेट ऑफ म्यांमार। म्यांमार के ही अंदर टू ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो अपने ही घर के अंदर, अपने ही ग्रह में दो शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, ये गृह युद्ध होता है। जैसे किसी समय में श्रीलंका में एक तरफ श्रीलंका की सरकार जिसमें डोमिनेंस है सिन्हलीज लोगों का, तो द सिन्हलीज पीपल के द्वारा सपोर्टेड गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ उनको अपोज कर रहे हैं द तमिलियंस, द श्रीलंकन तमिलियंस। तो तमिलियंस और सिन्हलीज के बीच में, या ऐसा कह लीजिए कि तमिलियन रिबेलियस ग्रुप या तमिलियन मिलिशियास या तमिलियन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स और सिन्हलीज गवर्नमेंट के बीच में जंग चल रही है श्रीलंका के अंदर ही। श्रीलंका की किसी दूसरे मुल्क से जंग नहीं चल रही है, अंदर ही चल रहा है। तो गृह युद्ध है, सिविल वॉर है। तो सिविल वॉर वो वॉर जो इंटरस्टेट नहीं होती है, इंट्रास्टेट होती है, और सेम स्टेट के अंदर, सेम कंट्री के अंदर ही दो ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े रहते हैं।
जो मेन एम होता है दोनों ग्रुप्स का वो ये होता है कि किस तरह से कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए। जो ग्रुप्स फाइट कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के साथ ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोसाइटी, टेरिटरी, हर चीज़ पर आपका कंट्रोल आ ही जाता है। सो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना मेन एम होता है। ये दो ग्रुप्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ज़्यादातर इन ग्रुप्स में एक पार्टी जो होती है वो ज़्यादातर सरकार होती है, मौजूदा सरकार होती है, गवर्नमेंट। जो दो ग्रुप होते हैं इन दो ग्रुप्स में से मेजॉरिटी जो एक पार्टी होती है वो सरकार ही होती है और सरकार के अगेंस्ट कोई ना कोई खड़ा होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो रेवोल्यूशनरी ग्रुप हो सकता है, आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप हो सकता है, एक बड़ी खासी मात्रा में इंसर्जेंट हो सकते हैं। सो देयर कैन बी सिविलियंस एज वेल। सो मेजॉरली जो सिविलियंस हैं, ऐसा माना जाता है द पीपल वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जब, तो गृह युद्ध हो जाता है। पीपल खड़े कैसे होते हैं, मतलब वो जो फ्रंट तैयार करते हैं वो फ्रंट कैसे होते हैं। फ्रंट कई तरह के हो सकते हैं, पीसफुल फ्रंट भी हो सकते हैं और मेजॉरली जो फिर फ्रंट फॉर्म ले जाता है वो ले जाता है द वायलेंट। सरकार रिप्रेशंस करती हैं तो वायलेंट हो जाता है, तो युद्ध के हालात बन जाते हैं, युद्ध चलता है। तो ऐसे में म्यांमार में जो इस समय सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक तरफ इस समय की मौजूदा म्यांमार की सरकार है जो कि मिलिट्री सरकार है, सैन्य सरकार, दैट इज जुंटा। और मिलिट्री को हम क्या कहते हैं वो तो पता ही दिया, तत्मदा। तो तत्मदा के द्वारा वहाँ पे जुंटा स्थापित है, यही सरकार है वहाँ की, द मिलिट्री गवर्नमेंट। इसके अगेंस्ट वहाँ पर जो खड़े हैं वो लोग हैं, द पीपल, ऐसा कहा जा रहा है, द पीपल। और पीपल की आवाज़ अलग अलग फ्रंट उठा रहे हैं, जैसे कि वहाँ की एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि EAOs। दूसरी तरफ पीपल डिफेंस फोर्सेस, PDFs, पीपल डिफेंस फोर्सेस, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब इस समय वहाँ की मिलिट्री सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं हम जनता का पक्ष रख रहे हैं। जनता का पक्ष क्या है, जनता का पॉइंट क्या है कि आंग सान सूकी को रिहा किया जाए तुरंत, सिविलियन गवर्नमेंट्स दोबारा से बहाल की जाए, सिविलियन गवर्नमेंट को रीइंस्टेट किया जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, तो डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन हो दोबारा से। सो जो ग्रुप इस समय वहाँ की मिलिट्री जनता जुंटा से लड़ रहा है, मिलिट्री सरकार से लड़ रहा है, यानी कि म्यांमार की सरकार से ही लड़ रहा है, वो ग्रुप द पीपल एक तरह से उनके बिहाफ पर जंग लड़ने का काम कर रही हैं अलग अलग एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, EAOs एंड द पीपल डिफेंस फोर्सेस। उनका ये कहना है कि आंग सांग सूकी को रिहा किया जाए, जो सिविलियन गवर्नमेंट थी, नागरिकों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उसे दोबारा बहाल किया जाए, रीइंस्टेट किया जाए और डेमोक्रेटिक ऑर्डर फिर से रिस्टोर किया जाए तुरंत। अगर ये नहीं किया गया तो विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। और 2021 से फरवरी महीने से जब से अरेस्ट हुआ है उसके बाद लोगों ने विरोध करना शुरू किया एक्टिवली। अप्रैल 2021 से ये माहौल शुरू हुआ। आज हम अप्रैल 2024 में हैं, अप्रैल 2024, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। और इस समय तक म्यांमार का हाल ये है कि ऑलमोस्ट आधा म्यांमार की मिलिट्री सरकार के हाथों जा चुका है। आधे म्यांमार पर जो विरोधी गुट हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ये एक फैक्ट है।
मॉडर्न टाइम में किसी मॉडर्न लीडर के लिए इतने बड़े पैमाने पर लीडर के अरेस्ट होने के बाद अपनी सैन्य सरकार के खिलाफ ये अपने आप में ही एक अनूठा सिविल वॉर का उदाहरण है कि लीडर की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है कि आंग सांग सूकी के लिए लोग मरने को तैयार हैं, क्योंकि 50,000 लोग ऐसा माना जाता है कि अब तक मिलिट्री रूलर्स ने मार दिए हैं। 50,000 लोग जो हैं वो मार दिए गए हैं। 30,000 लोग भयावह रूप से बहुत सीवियरली इंजर्ड हैं और कई हज़ार लोग म्यांमार छोड़ करके भाग गए हैं। मिलिट्री सरकार को सेना में भर्ती करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, जिसके तहत मिलिट्री सरकार ने अभी नियम बनाया है कि मैंडेटरली म्यांमार के लोगों को सैनिक सेवाएं देनी पड़ेंगी 2 साल के लिए। 18 से 35 साल के लिए पुरुषों को, 18 से 27 साल के लिए महिलाओं को, और 18 से 45 साल के बीच अगर कोई डॉक्टर है तो उनको मैंडेटरी है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको सैनिक सेवाएं देनी ही होंगी। म्यांमार की मिलिट्री सरकार लोगों को सेना में भर्ती ना कर ले, इस डर से वहाँ के युवा तेज़ी से वहाँ से भाग के थाईलैंड में शरण ले रहे हैं। वो थाईलैंड में रिफ्यूजी जीवन जीने के बाद भी खुश हैं, ये कहते हुए कि हम यहाँ आज़ाद हैं, हम वहाँ सेना में भर्ती नहीं होना चाहते, अपने ही लोगों पर गोलियाँ नहीं चलाना चाहते, हम अपने ही समाज के लोगों के कर्ज का कारण, श्राप का कारण नहीं बनना चाहते। तो मिलिट्री जुंटा का हाल इस समय ये है, आधा म्यांमार हाथों से जा चुका है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, इम्पॉर्टेंट पोर्ट, ट्रेडिंग रूट्स, इम्पॉर्टेंट पासेस, इम्पॉर्टेंट माइनिंग एरियाज, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप्स ऑपोजिशंस के कंट्रोल में जा चुके हैं। यानी कि म्यांमार उन्हें कह रहा है द रिबेल्स, द मिलिशियाज, इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट, तो वो उनके हाथ जा चुके हैं। और वो खुद को कह रहे हैं कि वो लोगों की डिफेंस फोर्सेस हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, इट्स अ फाइट फॉर द डेमोक्रेसी। तो कुल मिला के उनके हाथों में जा चुके हैं। म्यांमारी सेना को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, पिछले समय से वो बैकफुट पे हैं। अभी थोड़े ही समय पहले ये इंसिडेंट बड़ा फेमस हुआ था कि लगभग 115 जवान म्यांमार सेना के भाग करके भारत में दखल हो गए थे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उन्होंने रिबेल फोर्सेस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने हथियार गिरा दिए और वो तुरंत भाग करके भारत आए। भारत में आके उन्होंने भारत को अरेस्ट दे दिया अपना, ताकि भारत उन्हें वापस म्यांमार भेज सके शांति तरीके से। इस तरह से तेज़ी से म्यांमार की सेना के जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स, उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। वो या तो सेना छोड़ रहे हैं, या सेना से भाग रहे हैं, या वो मोर्चे नहीं संभाल रहे हैं, उनसे गोलियां नहीं चल रही हैं, और या वो चलाना नहीं चाहते हैं। इन कारणों से जितने भी ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट उन्हें स्टर्न वार्निंग्स एंड स्टर्न पनिशमेंट्स दे रही हैं कि आपसे अपना कैडर संभाला नहीं जा रहा, आपसे सोल्जर्स संभाले नहीं जा रहे, आपसे बटालियन मैनेज नहीं हो रही। इस तरह से बहुत से अफसरों पर कार्रवाइयाँ बहुत सख्त कर दी गई हैं। ये चीज़ भी लोगों को मिलिट्री सरकार के अगेंस्ट कर रही। मौजूदा हालात ये हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सुप्रीम पोजीशन पर है इस समय। बड़ी तादाद में लोग थाईलैंड की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, भारत की तरफ और चीन की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, दोनों शक्तियों के बीच में इस लड़ाई के कारण। म्यांमार की इकॉनमी ऑलमोस्ट ठप पड़ चुकी है। म्यांमार जो टूरिज़्म के लिए जाना जाता था, टूरिज़्म बंद चल रहा है। म्यांमार में गोल्ड है, टिन है, कॉपर है, कई तरह के रिज़र्व्स हैं। म्यांमार अपनी नेचुरल गैस, अपने पेट्रोलियम रिज़र्व्स के लिए जाना जाता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। वो सब गतिविधियाँ ठप पड़ी हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है वहाँ पर, रोज़गार के अवसर लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। दुनिया भर की कंपनीज़ जिन्होंने वहाँ पैसा लगाया था, उन्होंने या तो अपनी एक्टिविटीज़ को रोक दिया है, या अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर वाइंड अप कर दिए हैं। कंपनीज़ बाहर चली गई हैं, वापस चली गई हैं। ऐसे में म्यांमार एक पॉलिटिकल क्राइसिस से तेज़ी से एक ह्यूमैनिटेरियन, एक सोशल, एक इकोनॉमिक, कल्चरल क्राइसिस में बदलता जा रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजनल इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में, जो कि ऑलरेडी आ भी रहा है। एक लंबे समय की अनस्टेबिलिटी बनेगी
म्यांमार में, जो इंडिया के ऑलरेडी टर्बुलेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर इन इलाकों में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई म्यांमार में, लोग गरीबी के नीचे गए, हथियार तेज़ी से सप्लाई होंगे लोगों को और इंसर्जेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, अगर इसका नुकसान भारत को होगा। आने वाले दिनों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन्स की स्मगलिंग, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ों के मसले आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक अस्थिरता देखी जाएगी। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमने म्यांमार के मौजूदा हालात क्या हैं वो आपको दिखाए। विश्व भर के मीडिया अथॉरिटीज़ को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। किसी तरह से BBC के एशिया साउथ एशिया रीजन के एक पत्रकार वहाँ पर गए, थोड़ी बहुत लोकेशंस उन्हें विज़िट करने दी, उन्होंने लोगों से कुछ बात की और लोगों ने बताया कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, हम मिलिट्री शासन से दुखी आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, हम चाहते हैं जल्दी से जल्द देश के हालात सुधरें और हम वापस से अपने जीवन को बेहतर कर पाएँ। ना रोज़गार है, ना खाने पीने को सामग्री है, ना किसी तरह से हमारे यहाँ पर कोई राजनीतिक सुरक्षा है, और किसी भी समय लगता है कि या तो हम सेना का शिकार हो जाएंगे या हम विद्रोहियों का शिकार हो जाएंगे। ऐसी अस्थिरता में जीवन किसी भी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा। बड़े पैमानों पे युवाओं की शिक्षा ठप पड़ चुकी है, प्रोग्रेस रुक चुकी है। ये कहानी है। क्लियर हुआ म्यांमार में क्या हो रहा है? पीछे से आगे की तरफ आए। इन सब सारी चीज़ों के पीछे कारण क्या है? मिलिट्री कैसे कू कर सकती है? आंग सांग सूकी असल में क्या चीज़ हैं जिनके फेवर में इतना कुछ हो रहा है? मिलिट्री को क्या डर है आंग सांग सूकी से? क्या हो जाएगा? 2021 फरवरी का महीना ही क्यों चुना गया इस कू के लिए? कू कब तक ख़त्म होगा? क्या पहले भी कभी ऐसे कू हुए हैं म्यांमार में? क्या म्यांमार को इन चीज़ों की आदत है? अगर म्यांमार के हालात सुधरते हैं तो किन कारणों से सुधरेंगे? सारे सवालों के जवाब देते हैं, आपको पीछे से समझाते हैं। मैं बात करूंगा 1940 की। आइए पीछे चलते हैं। 1940 से जस्ट 3 ही साल पहले 1937 तक, आपको पता है ये म्यांमार क्या था? यानी कि उस समय का बर्मा क्या था? म्यांमार के लोगों का मानना है कि यह बर्मा नाम तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, और 1937 तक बर्मा उस समय की इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता था, और इंडिया की इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश सरकार, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बर्मा को इंडिया की ही एक प्रोविंस ट्रीट किया करती थी। म्यांमार इंडिया की ही एक प्रोविंस माना जाता था। 1939 में वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ और 1945 तक चला। वर्ल्ड वार 2 की एक सबसे बड़ी घटना है जो आप जानते हैं, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक अटैक होना, एटम बॉम्ब का गिरना जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर। 1939 टू 1945 वर्ल्ड वार 2। कौन सी दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी? एक तरफ थी अलाइड फोर्सेस। कौन होगा इन अलाइड फोर्सेस में? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन, उसकी सारी इंपीरियल कॉलोनीज, उसके इलाके, प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्लस उस समय का रशिया, यूएसएसआर। ये 3 महत्वपूर्ण पार्टनर थे एक तरफ से, दैट इज अलाइड फोर्सेस, एक तरफ से लड़ रहे थे। इनके अगेंस्ट कौन था? द एक्सेस पावर। कौन थी एक्सेस पावर? सबसे पहले द नाजिस्ट जर्मनी, द नाजिस्ट जर्मनी, द फासिस्ट इटली एंड द इंपीरियल जापान। जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ से लड़ रहे थे। ये एक्सेस पावर थी, ये अलाइड फोर्स थी। सो अलाइड वर्सेस एक्सेस का जंग था द वर्ल्ड वार 2। इतनी बात क्लियर हुई?
इज़ दैट क्लियर? अब ऐसे में कुछ समझना चाहिए हमें। क्या समझना चाहिए? आइए आपको समझाते हैं। पेशेंस रखो, मैं सब समझा दूंगा, सारी बात ठिकाने डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ओके, अच्छे इंसान हो, पेशेंस तो रखते ही हो। कोई सुंदर सा मैप ढूंढ रहा हूँ जिससे बात बन जाए। गुड, ये थोड़ा मैप अच्छा लगा मुझे। वैसे हमने वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड रीजनल जोग्राफी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इन सभी सेक्शंस में ये म्यांमार सैकड़ों बार कवर किया हुआ है। ये तो फिर आज कर रहा हूँ बच्चों के लिए। ये ज़रा एशिया को ध्यान से देखिए। अब वर्ल्ड वार 2 के समय में 1939 से 1945 के बीच में ये जो इंडिया है, यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन किस ग्रुप का हिस्सा है? द अलाइड फोर्सेस। ये देखिए ब्रिटेन, ये इंडिया में रूल कर रहा है, दिस इंडिया। लेकिन ये इंडिया से इस तरफ आते हैं तो ये है जापान। जापान हिस्सा है द एक्सेस पावर का, और जापान तेज़ी से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। तो जापान आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जापान यूरोपियन से ये इलाके जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब लेना चाहेगा, और लेते 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 इंडिया पे भी चढ़ाई करेगा, इंडिया भी लेना चाहेगा। तो टेक्निकली तो वर्ल्ड वार 2 के समय में ब्रिटेन का विरोधी है जापान, और ब्रिटेन उस समय भारत में है। तो भारत से ब्रिटेन को खदेड़ खदेड़ करके जापान जीत जाएगा। ऐसे में जो जो भी ग्रुप्स, जो भी रेवोल्यूशनरी, जो भी फ्रीडम फाइटर्स इंडिया में या फिर म्यांमार में या फिर वियतनाम में अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं, ख़ासतौर मान लो इंडिया और म्यांमार में अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर, जो भी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स या जो भी रिबेलियन ग्रुप्स ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे हैं, नेचुरली जापान उनको अपनी सहायता देने की बात करेगा कि आपका और मेरा दोनों का दुश्मन सेम है, तो हम दोनों दोस्त हुए। और नेचुरली जो ग्रुप्स या जो रेवोल्यूशनरीज़ या जो रिबेल्स अंग्रेज़ों को उखाड़ना चाहते हैं, वो ऐसे तो नहीं उखाड़ सकते, उन्हें किसी एक बड़ी ताकत की मदद चाहिए, उन्हें भी जापान की मदद चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के समय में भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी जब आज़ाद हिंद फौज बना ली गई थी, तो जापान की सहायता का प्रायोजन प्रोग्राम किया गया, और ऐसा माना गया कि उन सेनाओं की सहायता से भारत को जीत लिया जाएगा अंग्रेज़ों से, और फिर वो भारत भारतीयों को दे दिया जाएगा। जापान ने ऐसे वायदे सबसे किए थे कि आप अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट मुझे सपोर्ट करिए, मेरे साथ आइए, हम जीतेंगे, और फिर हम आपके मुल्क, आपकी ज़मीनें आपको दे देंगे। भारत में भी ऐसे वायदे जापान के द्वारा भारतीयों के साथ किए गए थे, जो भी भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, और म्यांमार में भी ऐसे वादे किए गए थे। ऐसे में जापान की मदद से, इस जापान की मदद से म्यांमार में एक पर्सन, जिस पर्सन का नाम है आंग सान, इस पर्सन ने एक सेना खड़ी की जापान की मदद से। द बर्मा नेशनल आर्मी, जापान की मदद से आंग सान ने यह सेना खड़ी की, और यही सेना कहलाई तत्मदौ। तत्मदौ। आंग सान ने जापान की मदद से यह सेना इसलिए खड़ी की कि आंग सान म्यांमार को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त करा सके। तो आंग सान तो म्यांमार की लिबरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
म्यांमार को फ्री कराना चाहते हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो इसलिए जापान के साथ है। तो एक तरह से आज जिस तत्मदा ने 2021 फरवरी में आंग सांग सूकी की पार्टी को ख़त्म करके, गद्दी से उन्हें उतार करके उन्हें अरेस्ट कर लिया, इन्हीं आंग सांग सूकी के पिता आंग सान ने कभी इसी तत्मदा को बनाया था। इसी म्यांमारी मिलिट्री का जन्म आंग सांग सूकी के पिता आंग सांग ने ही किया था। आंग सांग सूकी के पिता ही आंग सान हैं। तो आंग सान के द्वारा जापान की मदद से बर्मा नेशनल आर्मी तैयार की गई, जो तत्मदा कहलाई, और वो अंग्रेज़ों से खुद को मुक्त कराने के लिए जापान की मदद से लड़ रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा समय आगे बढ़ा और आंग सान को ये महसूस हुआ कि युद्ध की दिशा और दशा अब जापान के अगेंस्ट जा रही है, जर्मनी के अगेंस्ट जा रही है, इटली के अगेंस्ट जा रही है, और अलाइड फोर्सेस जीतेंगी, पहला। दूसरा, जब उनके सामने ये इरादे आए कि जो जर्मन नाजिस्ट हैं या जो इटली फासिस्ट हैं और जो इम्पीरियल जापान है, इनके इरादे नहीं हैं हमें कल को फ्रीडम देने के, ये अभी हमें एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और आने वाले दिनों में म्यांमार में नाजी और फासिस्ट पावर रूल करेंगी। ऐसे में समय रहते ही आंग सान ने ब्रिटिशर्स की साइड चुनी और एक एंटी फासिस्ट पीपल लिबरेशन पार्टी नाम से एक संगठन वहाँ पर खड़ा किया, जिसके तहत जंग लड़ी गई इवन जापान ही के साथ। तो जिस जापान के साथ मिलकर के आंग सान ने एक सेना खड़ी की, युद्ध आगे बढ़ता गया। एक समय में आंग सान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके उन्हीं जापानियों को ख़त्म करने के लिए एक एंटी फासिस्ट फ्रंट खड़ा किया, एक बड़ा संगठन जिसमें सारे पार्टियों को, सारी आइडियोलॉजीज़ को, सारी विचारधाराओं के लोगों को आंग सान एक साथ लेकर के आए कि हम बर्मीज़ लोगों का एक एंटी फासिस्ट फ्रंट होना चाहिए, जो कि हमें हर तरह की फासीवादी नाजीवादी सोच से फ्री करे, और हम एक सोशलिस्ट म्यांमार बनाएंगे, हम एक समाजवादी म्यांमार बनाएंगे, जिसमें हम एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे, सबको समान अधिकार मिलेंगे, हम एक ऐसा देश बनाएंगे। ऐसे में उन्होंने ब्रिटेन के साथ आकर के जापान को मात देने का काम किया। वो जापान के साथ कितनी स्ट्रांगली जुड़े थे एक समय में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो जापान जब ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ रहा था वर्ल्ड वार 2 में, जापान की तरफ से म्यांमार में वो जापान के वॉर मिनिस्टर थे। ही वॉज द वॉर मिनिस्टर ऑफ जापान इन द म्यांमार ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने एंटी फासिस्ट फ्रंट बना करके अंग्रेज़ों के साथ, यानी कि अलाइड फोर्सेस के साथ मिलके जापान ही को ख़त्म करने का काम किया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस एंटी फासिस्ट फ्रंट को मेहनत करनी पड़ी, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा, और इन्हीं संघर्षों के नाते जनवरी 1948 को म्यांमार को फ्रीडम मिली। तो म्यांमार की इंडिपेंडेंस कब है? हमारी इंडिया की 15 अगस्त 1947, म्यांमार 4 जनवरी 1948 म्यांमार इंडिपेंडेंस होता है। और ऐसे में आंग सांग को कई नाम दिए जाते हैं। वो क्या है? द फादर ऑफ इंडिपेंडेंट म्यांमार, द फादर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ म्यांमार मिलिट्री, द फादर ऑफ तत्मदा। तो ये सारे नाम, द फादर ऑफ तत्मदा, द फादर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ मॉडर्न म्यांमार, द फाउंडिंग फादर ऑफ द म्यांमार, द फादर ऑफ लिबरेशन, ये सब नाम एक ही व्यक्ति को जाते हैं, और वो है द आंग सान। इतना बड़ा कद है आंग सान का, कैन यू इमेजिन?
तो आंग सान सूकी से लोग कैसे जुड़े होंगे आपको समझ आने के लिए आंग सान की बताई इतने से इतिहास बहुत है। लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आंग सान आज़ादी ना देख सके। आज़ादी की लड़ाई के लिए मेहनत किए करने के बाद आज़ादी से पहले 1948 से पहले 1947 में ही उनका असैसिनेशन कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। लोगों के जज्बात उनसे और ज़्यादा जुड़ गए कि अपना बलिदान तक दे गए वो देश की आज़ादी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि एक ब्रिटिश गवर्नर ही थे वहाँ के, जिनकी कॉन्स्पिरेसी की मदद से उनका असैसिनेशन हुआ। हम असैसिनेशन को टटोलने नहीं जा रहे आज, बट मोटी मोटी कहानी यह है कि वहाँ के लोग, म्यांमार के लोग, उन्हें एक ऐसे हीरो के रूप में देखते हैं कि जिन्होंने सेनाएं बनाई, जिन्होंने संगठन बनाए, आज़ादी के लिए हर प्रयास किया और अंततः अपनी जान भी दी। तो हर तरह से सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। मैं एक बार चाहूँगा कि आप आन सान को ज़रूर देखें कि वो कैसे दिखते थे। So he was the Aung San, the father of the modern Myanmar, the father of Myanmar, the father of independence, the father of Tatmadaw, Aung San. Is that clear? पंजाबी में गाना है, आम जही मुंडे वीने खास बनते। अपने प्रयासों से, अपनी मेहनतों से आप खास बनते हैं, और वो किए थे आंग सान ने। अब आंग सान के द्वारा स्थापित तत्मदाह, द मिलिट्री, क्या लेवल होगा इसकी रिस्पेक्ट का? जनता में तत्मदाह के प्रति क्या रिस्पेक्ट होगी? क्यों? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी न किसी मायने में 1962 से लेकर के अब तक 2024 तक, सिर्फ और सिर्फ बीच में से अगर 2015 से 2020 तक का फेज़ मैं निकाल दूं, तो 1962 से लेकर के अब तक किसी न किसी मायने में मिलिट्री ही रूल करती आई है म्यांमार में। देयर इज़ अ मिलिट्री रूल इन म्यांमार फ्रॉम 1962 टिल डेट इन मैनी फॉर्म्स, बट हर बार मिलिट्री ही कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट को। मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है म्यांमार में, क्यों कर पाती है कंट्रोल? उसका रीज़न, किसी भी सोसाइटी में कोई भी इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल नहीं हो सकता अगर उसे उस सोसाइटी की कल्चरल ग्रुप्स और सोसाइटी के मेंबर्स की सपोर्ट ना हो। अगर वो इंस्टीट्यूशन बहुत हाई रेवरेंस और हाई रिस्पेक्ट कमांड ना करती हो अपने लोगों में। और ऐसे में आपको ये सत्य समझ आना चाहिए कि 1940 में म्यांमार को आज़ाद कराने के लिए, म्यांमारीज़ लोगों की पहचान के लिए जिस इंस्टीट्यूशन ने सबसे पहले बीड़ा उठाया वो कोई और नहीं थी, आंग सान के द्वारा बनाई गई तत्मदाह ही थी। तो म्यांमारी लोगों की नज़रों में म्यांमार की आज़ादी की जिम्मेदार कौन है? तत्मदाह, एक इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ नॉट द प्लेन और सिंपल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इमेजिन करिए, अगर सुभाष चंद्र बोस सफल हो जाते और उनकी आज़ाद हिंद फ़ौज भारत को आज़ादी दिला देती, तो आज़ाद हिंद फ़ौज का भारत में लेवल क्या होता, उनके अफसरों का रुतबा क्या होता, आप उन्हें किस लेवल पे देखते, सुभाष चंद्र बोस नए भारत में क्या कहलाते। बस ऐसा ही इमेजिन करिए आंग सान, आंग सान की उस समय की बर्मा नेशनल आर्मी को, उसको, उसके साथ आंग सान को जनरल कहा जाता है, जनरल आंग सान। तो आंग सान का कद, उनकी बनाई संस्था का कद, इसी संस्था के तहत, इसी इंस्टीट्यूशन के तहत आज़ादी मिली है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि म्यांमार की तो आज़ादी ही खुद मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के वाया आई है, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का कद छोटा कैसे कर दें, उस इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस रिड्यूस कैसे हो जाएगी? पॉसिबल नहीं। लेकिन आज़ादी के बाद आंग सान का जो सपना था, जो विचार थे, उसके तहत लोकतांत्रिक सरकारें ही स्थापित की गई। 1948 से 1962 तक
म्यांमार में ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, सिविलियन गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश रही हैं। कई स्कॉलर्स इन्हें कॉसी डेमोक्रेटिक कहते हैं, आधी लोकतांत्रिक। पहला फैक्ट, ये सिविलियन सरकारें थी, लोगों के द्वारा बनाई गई चुनी गई सरकारें थी। दूसरा, ये खुद को लोकतांत्रिक सरकारें ही कहती थी। ऐसे में 1962 में सही मायने में पहला तख्ता पलट सेना ने किया है, द फर्स्ट कू। तो म्यांमार में पहला कू, पहला तख्ता पलट 1962 में हुआ है। और सेना कैसे आगे आई तख्ता पलट करने के लिए? सेना को क्यों इतनी मजबूती मिली? सेना क्या जिम्मेदारी थी? कारण, सेना का यह कहना था कि आंग सान की पर्सनैलिटी बहुत कैरिज्मेटिक थी, फर्स्ट, और आंग सान डिवोटेड थे हमारे म्यांमार के कॉज को लेकर के, द म्यांमारीज कॉज, द नेशनल कॉज। उनके दिल दिमाग में और कुछ नहीं रहता था। ऐसे में म्यांमार इतना डाइवर्स है, अलग अलग प्रांतों में रहते हुए अलग अलग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स हैं। उन डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स को एक करके उनके डेवलपमेंट के लिए आंग सान काम करना चाहते थे, और इसी सपने के साथ आंग सान ने देश को आज़ाद कराया। और इसी सपने को सच कराने के लिए हम मिलिट्री ने 1948 की आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया कि वो सरकारें म्यांमार के इन सपनों को पूरा करेंगी, जिस सपने में सबसे बड़ा एजेंडा है नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी अचीव करना, कि जितने भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं देश में, सबको यूनिफाई किया जाए, देश पूरे को एकजुट किया जाए, इंटीग्रिटी हो, फर्स्ट। सेकंड, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस हुई हैं उन्हें दूर किया जाए, डेवलपमेंट की जाए, और डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाए, बेसिक इंडस्ट्रीज़ का विकास किया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए, और इसे समाज के उन वर्गों तक ले जाया जाए जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, दबे कुचले हैं, यानी कि सोसाइटी में एक इक्वलिटी आए, इगैलिटेरियन सोसाइटी बने। ये सब मिलिट्री का कहना है कि हमें एक्सपेक्टेड था कि पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स करेंगी। लेकिन 1948 से 1962 के बीच में पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के टाइम पे कल्चरल ग्रुप्स में इन फाइटिंग्स इतनी रही, जो इन फाइटिंग्स इस पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर भी नज़र आई कि अलग अलग ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग मेंबर परस्यू करा रहा है, और इस पार्टी के इस गवर्नमेंट के अंदर इन फाइटिंग बहुत है, फर्स्ट। सेकंड, इस इन फाइटिंग के कारण ये गवर्नमेंट स्टेबिलिटी से काम नहीं करती है, तो इनके विजन में कोई डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसके तहत लोगों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई। तीसरा, पार्टी से जुड़े हुए लोग जो सरकार में हैं, अपने अपने परिवार के लोगों के लिए ही प्राइवेट एंटरप्राइजेस की मदद से सारे मिनरल्स, सारे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़, सारे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, और कुछ ही परिवार हैं जो रिच होते चले जा रहे हैं, यही परिवार बड़े होते चले जा रहे हैं। सरकार की अपनी इन फाइटिंग के कारण अधिकारियों में सरकार का कोई डर नहीं है, प्रशासन में सरकार का कोई डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर वीक पड़ रहा है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और इसके कारण बड़े पैमाने पर करप्शन है, जेन्युइन इन्वेस्टर आ नहीं रहा है, इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं हो रही क्योंकि करप्शन बहुत है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं प्राइवेटली ओन्ड हैं, वो मुनाफा कॉर्नर कर रही हैं अपने लिए, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, और देश की वेल्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि बाय हुक एंड क्रुक ना रेवेन्यूज़ पे किया जा रहा है, ना कॉन्ट्रैक्ट और ठेके ईमानदारी से दिए जा रहे हैं रिसोर्सेज के, ताकि देश के ट्रेजरी में पैसा आए। सब कुछ कॉल्यूजन नेक्सस बना करके कुछ ही लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें बड़ा रोल प्ले कर रही हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड, द अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन अदर कंट्रीज़, जो कि म्यांमारीज लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करा के अपने बेनिफिट कर रही हैं। एक तरह से कॉलोनियलिज्म चला गया
इम्पीरियलिज्म ख़त्म हुआ, पर नियो इम्पीरियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के वाया हमारे देश में तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है। और उसका कारण है कि पॉलिटिशियंस की इंटीग्रिटी बिकी हुई है। वो उन सपनों को आगे नहीं ले जा रहे जो आज़ादी से पहले आंग सान ने देखे थे। ना तो देश में यूनिटी आई, ना इंटीग्रिटी आई। सभी ग्रुप्स विकास ना पहुंच पाने की वजह से, अधिकार ना मिल पाने की वजह से अलग अलग प्रांतों में हथियार उठाए खड़े हैं। देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। दूसरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का कोई विकास नहीं है, इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं नहीं है, जीडीपी ग्रोथ कोई नज़र नहीं आ रही है, बेनिफिट सारे कॉर्नर कर लिए गए हैं कुछ घरानों की तरह, एक एलिटिस्ट सोसाइटी का जन्म हो चुका है और करप्शन बहुत हैवी है। ये सब म्यांमार को डुबा देगा। ऐसे में 1958 से 1960 के बीच ये समा ऐसा भी आया था जिस समय में म्यांमार की सिविलियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग गुटों में हो रहे झगड़ों को रोक पाने में इतनी ज़्यादा नाकामयाबी हो गई थी कि म्यांमार के सिविलियन प्रेसिडेंट को म्यांमारी मिलिट्री तत्मादा को बुलाना पड़ा था कि आप आ करके हमें समर्थन दीजिए, किसी तरह से स्टेट को रन कीजिए, और एक बार जब स्टेट स्टेबल हो जाएगा फिर आप हमें वापस दे करके चले जाना। तो एक केयर टेकर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना करके 1958 से 1960 के बीच में मिलिट्री ने, तत्मादा ने म्यांमार को चलाया। लेकिन 1960 से 1962 में फिर मिलिट्री ने वापस दे दिया म्यांमार सिविलियन गवर्नमेंट को ही। और ऐसे में मिलिट्री ने अपने लोगों को ये दिखाया, प्रूव किया कि सिविलियन गवर्नमेंट इज़ हेविली इनकॉम्पिटेंट। 2 साल जब हमने कंट्रोल किया, ये चेंजेस आए और ये वापस से आए हैं। वही करप्शन, वही इन फाइटिंग ग्रुप्स में, वही लड़ाइयाँ, वही बिखराव देश में। ये नहीं चलेगा। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द म्यांमार, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द म्यांमारीज पीपल, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉर्डर्स, आवर सॉवरेनिटी, it is the responsibility of the Tatmada, the institution which championed the freedom of Myanmar, the institution established with the blood of Aung San, the institution fought for the idea of Myanmar, चुप नहीं रह सकती. This is the time that we need to control our nation for the sake of our people. So somewhere the organization was commanding high reverence, respect and the support of the masses somewhere, because people were fed up at that point of time from the political parties. The parties were fighting with each other and many things were there. Naturally there were many problems in the democratic setup. लोग नहीं भी खुश थे, लेकिन फिर भी उसका जवाब कू नहीं बनता, पर कू हुआ। कुछ लोगों ने उसके अपोजिशन में बोला, कुछ ने समर्थन में बोला, पर ले दे करके कू हो गया और सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। और सेना ने सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद बड़े बदलाव कर दिए म्यांमार में। वो क्या कर दिए? सेना ने मल्टी पार्टी सिस्टम ख़त्म कर दिया और उस दिन से एक सिंगल पार्टी सिस्टम चलाया और एक वो पार्टी बनाई जो सेना का चेहरा बनी। दैट्स ऑल। सेना ही होती है सब कुछ, सेना ही करती है, बस वो पार्टी का चेहरा आगे होता है। फर्स्ट। सेकंड, म्यांमार ने अपने आप को पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए क्लोज कर दिया। म्यांमार ने नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज़ और बाकी तमाम सब चीज़ सेक्टर्स नेशनलाइज कर दिए। यानी कि म्यांमार ने ये कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी म्यांमारी इस लोगों को निचोड़ रही है, अब हम समाजवाद लेके आएंगे, द सोशलिज़म। और इसको म्यांमार ने नाम दिया द म्यांमारीज वे ऑफ सोशलिज़म। बड़ा यूनिक सिस्टम ऑफ सोशलिज़म था ये। इंडस्ट्रीज़ नेशनलाइज की गई, सेना अपने खर्चे उठा सके इसके लिए सेना को खास सेक्टर्स एक्सक्लूसिवली दे दिए गए कि सेना ही इन सेक्टर्स का रखरखाव करेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज दिन तक म्यांमार के गैस, ऑयल एंड माइनिंग पर एक्सक्लूसिव राइट है म्यांमार की सेना का। यानी कि म्यांमारी सेना को नेशनल ट्रेजरी पे भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू कराने के लिए, क्योंकि देश के इम्पोर्टेंट 3 रिसोर्सेज सेना को ईयर मार्क किए हुए हैं परमानेंटली। और ऐसे में वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस सेना के द्वारा जब भी एक्सट्रीम किया जाता है, इंटरनेशनल संस्थाएं जितनी मर्जी
म्यांमारी सरकारों पर रोक लगा लें, सैंक्शंस लगा लें, कुछ लगा लें, सेना की सेहत पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सेना का खर्चा, सेना के खजाने जिन रिसोर्सेज से आ रहे हैं वो रिसोर्सेज की मांग विश्व भर में है और उन रिसोर्सेज का अधिकार सेना के पास है। भारत में ऐसा नहीं होता। ये वो सारे टेक्निकल फैक्टर मैंने ढूंढे हैं जो आपको ये बता पाएँ कि आखिर एक सेना 50 सालों से एक मुल्क को कंट्रोल किए कैसे हुई है और वो कूक कर कैसे जाते हैं। हम 2024 में हैं लिटरली। आज 5G का ज़माना है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, जर्नलिज्म कहाँ तक नहीं जा चुका है, हर हाथ में मोबाइल है, गांव-गांव तक टेलीफोनी पहुंची हुई है। ऐसे में कू हो रखा है। कारण क्या है? कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1962 के बाद इंडस्ट्रीज़ नेशनलाइज की गई, नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग्स नेशनलाइज किए गए, इकोनॉमी को दुनिया भर के लिए क्लोज़ किया गया। ऐसा कहा गया कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, लोगों को लाभ दिए जाएंगे, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी अपनाया जाएगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी। नया दौर शुरू हो गया। पहले राजनीतिक पार्टियां और उनके लीडर, उनके परिवारजन खा रहे थे प्राइवेट कंपनियों के साथ कोल्यूजन करके। अब बहुत बेहतरीन हो गया। अब सो कॉल्ड प्रीवियस एलिटिस्ट सेक्शंस को रिप्लेस किया द मिलिट्री एलिटिस्ट ऑफिसर्स, द मिलिट्री एलिटिस्ट सेक्शन। अब मिलिट्री के आला अधिकारी, उनके परिवारजन तमाम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखने शुरू हो गए। उनको वहाँ से बड़े बड़े लाभ मिलने शुरू हो गए, उन्होंने मुनाफे कमाने शुरू कर दिए। इंडस्ट्री मिलिट्री के इंडस्ट्रीज़ नेशनलाइज है, नेशन मिलिट्री के कंट्रोल में है, मिलिट्री चंद अधिकारियों के कंट्रोल में है। तो सारी इंडस्ट्री, सारे मिनरल, नेशन की सारी वेल्थ फिर किन के कंट्रोल में है? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किन को मिलेंगे? सारे प्रोजेक्ट्स किन के पास जाएंगे? अपने बेटे, अपनी बेटियाँ, अपने भतीजे, अपनी भांजियाँ, सबकी कंपनियां खड़ी की गई और सबको सरकार के द्वारा टेंडर दिए गए कि आइए सरकार के लिए काम कीजिए, विकसित करिए, खजाने भरिए। एक एनर्मसली पावरफुल एलिटिस्ट सेगमेंट ऑफ द म्यांमारी मिलिट्रीज क्रिएट हुआ। म्यांमारी मिलिट्री में होना मतलब म्यांमार की मिलिट्री दुधारू गाऊ। जब तक ये दुधारू गाय आपके हाथ में है, जितना दूध दुहा सकते हैं दुहाइए। म्यांमार की जितनी संपदा है, जितनी वेल्थ है, जितना कॉर्नर कर सकते हैं करिए। म्यांमार धीरे धीरे इनइक्वालिटी के स्केल पर सीढ़ियाँ चढ़ता ही गया, टॉप पे जाता ही गया। निवेश ख़त्म हो गया, दुनिया भर से तमाम तरीक़ों से कट गया, बेरोज़गारी बहुत चरम सीमाओं तक पहुंची, युवा पूरी तरह से बेदल हो चुका था, पूरी तरह से डिसएंचेंटेड था गवर्नमेंट की पॉलिसी से, उनकी वर्किंग से। करप्शन और भी ज़्यादा रैम्पेंट हो गई, ना कोई नई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सैनिटेशन, ना कनेक्टिविटी, ना टेलीकम्युनिकेशन, ना मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ों की कमी जब युवाओं ने देखी, जिनकी जनसंख्या 1980s तक बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उन स्टूडेंट्स ने, उन युवाओं ने अपने अधिकारों के लिए, अपनी जीवन की बेहतरी, रोज़गार के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, बेटर कनेक्टिविटी के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आवाज़ उठाई और 1988 की क्रांति हुई। बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए, तब जा कर के जो मिलिट्री जनरल हैं उन्होंने सत्ता त्यागी, वो गद्दी से उतरे। 1962 से 1988 26 ईयर्स मिलिट्री जुंटा का एक छत्र राज म्यांमार में, फ्रॉम 1962 टू 1988 अनचैलेंज्ड रूल। आपके मन में आया होगा कि 1988 की इस क्रांति के कारण, इस अपराइजिंग के कारण बहुत बड़े बदलाव आ गए होंगे। क्या हुआ? मिलिट्री ने रूल अपने हाथ से कभी जाने नहीं दिया, उसने नए नए टूल क्रिएट कर दिए। वो क्या हुआ? 1988 में जब जनरल ने खुद का इस्तीफ़ा दिया, गद्दी से उतरे, तो क्या हुआ? मिलिट्री क्या कर देती है हर बार? मिलिट्री के टॉप मोस्ट ऑफिसर एक साथ आए और उन्होंने बोला कि जनरल का चेहरा बिगड़ा हुआ था लोगों में, उतार दिया, इनकी नीतियों में गड़बड़ियाँ थी। देश की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा, विकास के लिए तत्मदा, आंग सान की तत्मदा हमेशा खड़ी है। और इन अधिकारियों को, जिनकी नीतियों के तहत म्यांमार का नुकसान हुआ है, हम पीछे करते हैं और हम वापस से आगे आते हैं और हम एक ऐसी काउंसिल बनाएंगे जो दोबारा से म्यांमार में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करके देगी और विकास करेगी।
जैसे ही प्रोटेस्ट हुए, उनके रिस्पॉन्स में जनरल गद्दी से उतरे, देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब हो गए। म्यांमारी सेना के आला अधिकारी लोगों के सामने आए कि लॉ एंड ऑर्डर के ऐसे बिगड़े हुए हालात आपको पसंद हैं? क्या ऐसे बिगड़े हुए हालातों में आप लोकतांत्रिक चुनाव चाहेंगे? क्या ऐसे में निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे? एक स्थिर सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट आपको मिल पाएगी? लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं लगता। तो कहते हम अभी अभी म्यांमार में एक लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने वाली काउंसिल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सब बैठेंगे। हमें ट्रस्ट करिए, हमें टाइम दीजिए, जल्द से जल्द हम चुनाव कराएंगे, विश्वास रखिए। तो 1962 में जब कू किया था, तो जिस टूल का इस्तेमाल किया, जो नाम अपनाया, वो था द रेवोल्यूशनरी काउंसिल 1962। तो सेना ने 1962 में सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके एक रेवोल्यूशनरी काउंसिल के नाम पर म्यांमार अज्यूम कर लिया, और 1962 से रेवोल्यूशनरी काउंसिल के नाम पर आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना, लोगों की तरफ से कुछ दबाव बने, एक और नया नाम अपनाया, आगे बढ़े। नया नाम 1974 में बोल दिया कि हम कौन हैं, द बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। वो जो रेवोल्यूशनरी काउंसिल थी, कुछ कुछ ठीक नहीं था, हमने अधिकारी बदल दिए, आप मत घबराइए, अब हम नए विजन के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, नए आइडिया के साथ, देखिए क्या लेके आए हैं, बर्मा की एक सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। अब ये उसकी गवर्नमेंट है, वो वाली नहीं है पहले वाली। लोग कहते रहे अच्छा, हम कहाँ हैं गवर्नमेंट में, ना तो वोट डाला हमने, ना हमसे कोई सहमति बनाई गई, ना हमें बताया गया कि किसको डालने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं। कहते आपको नहीं पता लग रहा है, पर वो नहीं है पिछला, अब कुछ नया है। ये 1974 की म्यांमार के लोगों की इच्छाओं पर खरी उतरने वाली बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी है। तालियां। है कौन? सेना ही। समय आगे बढ़ा, कहते फिर तंग हैं, समय फिर बदल गया, फिर 1988 बड़ा प्रोटेस्ट, जर्नैल उतार दिया, कहते देखिए हमारी तरफ, हम स्टेट, द म्यांमार स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल हैं, हम नए हैं, हम वो जर्नल नहीं हैं। कौन है? वही पुराने ही है। सो द स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल 1988, फिर मिलिट्री कंटिन्यू। ऐसे में फंस गए ये कह के कि चुनाव कराएंगे। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल ने लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर दिया, कुछ कुछ रोजगार के क्षेत्र में विकास किए, कुछ कुछ वो जो सोशलिस्ट स्टांस अपनाया हुआ था, धीरे धीरे कुछ कंपनियों को भी आने दिया। ऐसा लगा कि हमने पॉपुलर सपोर्ट गेन कर लिया, लोग हमारे साथ आ गए। ऐसे में इस गलतफहमी, ये गलतफहमी ऐसे बहुतों को हो जाती है, एक समय में भारत में भी किसी को हुई थी, चुनाव के समय से पहले चुनाव करवा दिए थे। तो ऐसा लगा कि ये तो पॉपुलर सपोर्ट इस समय हमारे पास है, क्यों वर्ल्ड का और जनता का क्रिटिसिज्म लेना। क्योंकि देखिए 1988 का दौर ये था कि दुनिया भर की सरकारों पर दबाव बन रहा था अपने लोगों के द्वारा कि अपनी इकोनॉमी को खोलो। यही वो दौर है जब चाइना अपनी इकोनॉमी खोलेगा, यही वो दौर है जब यूएसएसआर यानी कि रशिया ने अपनी इकोनॉमी खोली, यही वो दौर है जब इंडिया भी अपनी इकोनॉमी खोल रहा है। म्यांमार कैसे बचा रह सकता था? इकोनॉमी तो खोलनी ही थी, वरना तबाही हो जानी थी, कर्जाई होकर के मुल्क ख़त्म हो जाना था। डिफेंस इक्विपमेंट कहाँ से खरीदने थे, स्टेट कैसे वर्क करना था, रेलगाड़ियाँ बसें चलानी कैसे थी, निवेश तो चाहिए था, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हैं पर कोई डेवलप नहीं कर रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, करवाना तो था, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेस्टमेंट्स तो चाहिए थी। तो थोड़ा बहुत ऊपर से मेकअप कर दिया देश को, लोगों बोला तालियां, सब सही हो, लग रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना, चले गए ना वो, हम आ गए ना नई रिस्टोरेशन काउंसिल, देखो देश कितना गुलाबी गुलाबी। लोग कहते हैं हाँ हाँ है सही है, चुनाव कराओगे? हाँ, कहते हैं हाँ आप चुनाव कराओगे, कराएंगे। चुनाव करवा दिए 1990 में, इसी भ्रम में कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। और पिछले लंबे समय से ज़मीनी स्तर पर अखबारों में लेख लिखने के नाम पर छोटे छोटे प्रोटेस्ट, लोगों को इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों के नाम पर भारत में पढ़ी हुई एक नेत्री लेडी श्री राम कॉलेज से स्टडी करने के बाद, शिमला के एडवांस इंस्टीट्यूट में फर्दर पढ़ाई करने के बाद, आंग सांग की बेटी आंग सांग सू की ज़मीनी स्तर पर धीरे धीरे लोगों से माहौल बना ही रही थी। पूछती रहती थी क्या ये लोकतंत्र है, क्या हम खुश हैं, क्या ये तत्मदा वही तत्मदा है जो मेरे पिताजी ने बनाई थी, क्या ये वैसे ही काम कर रही है।
क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन सिंपली उसी इंस्टीट्यूशन के रूप में कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि उसने शुरू में हमारे लिए कुछ किया है? अगर उसका नेचर ही चेंज हो जाए तो? ये तमाम सवाल वो करती रहती थी। लोग करे तो करे क्या, सेना का राज था, खुल करके अपोज भी नहीं कर सकते थे, खुल के सपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आंग सांग सू की सेना ने गलती कर दी 1990 में चुनाव करा के, आंग सांग सू की जीत गई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया एनएलडी पार्टी जीत गई। सेना मुंह देख रही है, कहती ये क्या हो गया? सेना हमारी, हथियार हमारे, अधिकारी हमारे, सब हमारा, चुनाव ये जीत गई। जनता इसके समर्थन में है, हमारे समर्थन में नहीं है। नो, फ्रॉड हुआ है, गड़बड़ हुई है। उसी समय उठा के आंग सांग सू की को जेल में डाल दिया गया और अगले ही साल आंग सांग सू की को नोबेल पीस प्राइज मिला फॉर द पर्पस ऑफ पीस, और वो तब जेल में थी। कितने साल रही होंगी? 10 साल। 2000 आ गया, 10 साल, सन 2010 आ गया, 2011 आ गया, 21 साल के बाद वो रिलीज होती हैं। इतने वर्षों तक उन्हें जेल में रखा गया। उन्हें प्रो डेमोक्रेटिक फाइटर कहते हैं या प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप का लीडर कहते हैं या कई नामों से जाना जाता है। सवाल आता है कि इतने वर्षों तक म्यांमार की सेना ने कंट्रोल कैसे किया? 1990 में जब अरेस्ट किया गया आंग सान सू की को, तो म्यांमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाल चली जा रही है, यूएसएसआर को तोड़ दिया गया है, हमें भी ख़त्म किया जाएगा, अमेरिका तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहा है, वो इसलिए नोबेल प्राइज़ भी दिला रहा है, वो हमारे समाज को एनक्रोच करना चाहता है, आप उनके बुलावे में मत आइए, हम तत्मदाह हैं, हमें एक बार देखिए, आपकी आज़ादी हमने लड़ी है, क्या हम आपके खिलाफ़ जा सकते हैं? दुनिया भर में अमेरिका की हेजेमनी है, वो अपने पैर पसार रहा है, वो हमें भी बलकान बना देगा, ख़त्म कर देगा। आज ज़रूरत है सेफ्टी सिक्योरिटी की, इंटीग्रिटी की, मजबूती की, ताकत की ज़रूरत है, हमें साथ दीजिए। अब लोग क्या करें बेचारे? एक और नया नाम ले आए, कहते हम किनसे प्रॉब्लम है? वो जो पहले वाले लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल नहीं, ये तो नया है। लोगों ने कहा क्या है नया इस बार? तो 1997 में पीस एंड डेवलपमेंट कमेटी, अब लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल नहीं है, अब स्टेट की पीस एंड डेवलपमेंट कमेटी है। कहते इस पे विश्वास करो, इसके शब्द देखो पहले से बिल्कुल अलग, ये पीस, ये डेवलपमेंट, ये वो है। लोग कहते हैं तो वही, हो तो तुम ही, है तो सेना ही, और तो कुछ है नहीं। और वादा किया लोगों से कि हालात थोड़े से नॉर्मल होने दो, तुरंत चुनाव कराएंगे। हम नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी आए, हम तत्मदाह हैं जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, देश आज़ाद किया, तो हम तो चाहते हैं लोकतंत्र आए, लेकिन ऐसा लोकतंत्र कि जहाँ पर विदेशी ताकतें हमारे यहाँ पर चुनावों को खरीदें, मैनिपुलेशंस करें और हमारे देश पर कब्जा कर लें। माना हमें आज पैसों की ज़रूरत है, हमें आईएमएफ के पास जाना है, माना हमें अपनी सेना को मजबूत करना है, लेकिन किस ग्राउंड पे? सॉवरेनिटी भेज दें उनको, तो वो ऐसे प्रॉक्सीज खड़े कर रहे हैं हमारे देश में, जिन प्रॉक्सीज के वाया वो हमारे देश में कुछ ऐसे कानून पास कराएंगे, कुछ ऐसे नियम बनाएंगे कि देश हमेशा के लिए उनका गुलाम हो जाएगा। अगर आज हमने अपनी आज़ादी ना बचाई तो हम 1940 के दौर में चले जाएंगे। हमारा साथ दीजिए, हम वादा करते हैं जल्दी से चुनाव कराएंगे। लोगों ने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं तेरा क्या है, पीस एंड डेवलपमेंट कमेटी। हालात नॉर्मल ही नहीं हुए, चुनाव वेट करते रहे लोग। 1990 के बाद 95 आया, 2000 गया, 2005 आया। लोग कहते चुनाव कब होंगे भाई, देश कब बदलेगा? कहते चुनाव होने से पहले संविधान होगा, तालियां, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनेंगे, मजाक नहीं है कोई। कहते अच्छा वो कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे, उसमें हम लोगों को शामिल करेंगे, देशवासियों को। कहते देशवासी हम ही हैं, तत्मदा तुम हम ही हो, हम बना के तुम्हें बता देंगे, अच्छा लगेगा तो बताना, वरना ठीक है। 2008 में मिलिट्री ने यूनिलेटरली अपने ही तरह से अपने ही लेवल पे एक चार्टर तैयार कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल 417, 418, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिस्टम बना दिया कि जो पार्लियामेंट होगी आज के बाद म्यांमार की, उसमें 25% सीटें म्यांमारीज मिलिट्री के लिए रिजर्व रहेंगी।
इसका मतलब इतनी सीटें म्यांमारी मिलिट्री के लिए रिजर्व रहेंगी। इसका मतलब जो मर्जी पार्टी म्यांमार की पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लेती रहे, इतनी संख्या कभी नहीं आएगी जितनी संख्या चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री के लिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स और ऐसे प्रिविलेज डाले, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना बदल दे कोई, इसके लिए पार्लियामेंट में अपने लिए पक्की सीटें डाली, फिर भी एक करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इसलिए जो कभी भी सरकार बनेगी उस सरकार में कुछ कैबिनेट पोजीशंस मिलिट्री के लिए रिजर्व कर दी। मतलब म्यांमार एक ऐसा देश है जिसकी संसद में भी मिलिट्री के लिए सीट्स रिजर्व है 25%। हमारे देश में एसटी के लिए 8% होगी, एससी के लिए 16% होगी, मतलब 25% सीट रिजर्व फॉर द मिलिट्री। उसको छोड़ो, कैबिनेट में पोर्टफोलियो रिजर्व हैं, कुछ खास मंत्रालय हैं जो उन्हीं के ही हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स एक्सक्लूसिवली उनके लिए रिजर्व हैं। और ये सब शक्तियां कहाँ मिलती हैं? संविधान से। और उसमें एक आर्टिकल 417 है। आर्टिकल 417 कहता है कि देश का राष्ट्रपति जो देश की सेना है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके साथ कंसल्ट करके इमरजेंसी लागू कर देगा। और जैसे ही इमरजेंसी लागू हो जाएगी, सारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर और अथॉरिटी सेना में आ जाएगी। और सेना में आ जाने का मतलब आर्मी के कमांडर इन चीफ यानी कि जनरल में आ जाएगी। अब हुआ क्या? ये आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आगे जाकर के समझाएंगे। चलिए, 2008 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ना किसी को पूछा ना शामिल किया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन बना दिया। और 2008 के बाद 2009-10 में ये कहा कि म्यांमार इज गोइंग टू एंटर इनटू द फेज ऑफ ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेसी। तालियां, अब हम लोकतंत्र बनने जा रहे हैं फाइनली। खुशियां मनाओ, सड़कों पे आया करो, एंजॉय किया करो। थोड़ा थोड़ा पत्रकारों को, थोड़ा थोड़ा लिखने को, थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स को थोड़े थोड़े अधिकार देने शुरू किए। तो 2011 में कहते इसके लिए सबसे बड़ी निशानी क्या है? पता पूछो, लोगों ने पूछो, कहते वी आर गोइंग टू फ्री द सूकी, छोड़ने जा रहे हैं, हम लोकतंत्र बनने जा रहे हैं। 2011 से 2015 का इतिहास म्यांमार का ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेसी के नाम पे जाना जाता है। मिलिट्री से डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन है। और ऐसे में हुए 2015 में चुनाव, एक लैंडस्लाइड मेजॉरिटी के साथ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सांग सूकी गद्दी पर आई। लेकिन उसके पहले एक ऐसा प्रबंध कर दिया था मिलिट्री ने कि आंग सांग सूकी को बार कर दिया गया था कि वो देश की राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकती। उन पर एक आरोप लगा, उस आरोप में मामला चला, केस चला, जिसके तहत उन्हें हमेशा के लिए वर्जित कर दिया कि आप राष्ट्रपति नहीं बन सकती। तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, फिर क्या करें? 2016 में फिर इसका एक तोड़ निकाला गया। आंग सांग सूकी की पार्टी को अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली थी, उन्होंने एक पोजीशन क्रिएट कर दी, स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार, कि मैं स्टेट काउंसलर हूं म्यांमार की, और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी मैं ही हूं। तो उनके पास 2 पोर्टफोलियो थे इस समय जब अरेस्ट किया, एक स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। और स्टेट काउंसिल और रेजिडेंट ऑफ द म्यांमार, वो तो डिज्योर हेड है, जो स्टेट काउंसलर है डी फैक्टो हेड वही है। उन्होंने भी जुगाड़ निकाल लिया। समय आगे बढ़ा, 2018 आंग सांग सूकी के करियर में, आंग सांग सूकी के इर्द गिर्द जो ऑरा था कि ये मानववादी हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए लड़ती हैं, ये 21 साल जेलों में रही हैं, इन्हें पीस प्राइज़ मिला है, ये दुख नहीं सह सकती किसी का। 2017-18 का दौर आंग सांग सूकी के करियर में एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट बन के आया। और आंग सांग सूकी के रिजिम में म्यांमारीज मिलिट्री ने भारी पैमाने पर स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड मसैकर और किलिंग्स की रखाइन प्रोविंस में रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिम्स की। मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी की पूरी सेटलमेंट्स बम्बार्ड कर दी गई। 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रखाइन प्रोविंस से माइग्रेट कर गए और वो पानी के रास्ते बड़े पैमाने पर बांग्लादेश आए, कुछ भारत आए।
वो कहाँ कहाँ आए और कहाँ कहाँ गए, इसके लिए मैं आपको अभी एक मैप दिखाना चाहता हूँ। ये इमेज देखिए आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज। देखिए म्यांमार आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये देखिए इसका रखाइन प्रांत, द रखाइन प्रोविंस हमने आपको दिखा दी थी ना पहले। तो देखिए रखाइन प्रोविंस में क्या हुआ, 2017 में ऐसा माना जाता है कि म्यांमार में कहीं कुछ हमले हुए और म्यांमारी सरकार का, म्यांमारी मिलिट्री का, क्योंकि उस समय में तो आंग सान सूकी की सरकार थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी, तो सिविलियन गवर्नमेंट का और इवन मिलिट्री का ये स्टैंड था कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला रखाइन प्रोविंस के रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं उनका जो एक मिलिटेंट्स का फ्रंट बनाया हुआ है, ये उस मिलिशिया का किया हुआ हमला है। म्यांमार की पीस को, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई है, म्यांमार में आतंकवाद की कोशिश की गई है, और रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो मिलिशिया फ्रंट है ये उसने किया है। मैं चाहूँ तो उन फ्रंट्स के यहाँ नाम बता सकता हूँ, पर पर्पज़ क्या है, हम उसे क्यों लर्न करें? हमें तो अपने एंड तक पहुँचना है, जिसके लिए ये कहानी का रास्ता है, हम रास्ते पे ज़्यादा ध्यान दें, बस एंड तक पहुँच सकें। तो ऐसे में उस मिलिशिया को क्रैक डाउन करने के लिए, उस मिलिटेंट ग्रुप को क्रैक डाउन करने के लिए म्यांमारीज मिलिट्री ने हंट शुरू किया, कैंपेन शुरू किया, जो कैंपेन तेज़ी से रखाइन प्रोविंस को टारगेट करते हुए कब रोहिंग्या सिविलियंस के अगेंस्ट चला गया, ये अब किसी को पता नहीं चला। ये कहा गया कि वो जो मिलिटेंट्स हैं वो आम लोगों में रहते हैं, उनमें छुपे हुए हैं, आम लोग उन्हें शरण दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इस कारण से घरों में आक्रमण, बस्तियों में लोगों को अरेस्ट करना, महिलाओं को मोलेस्ट होना, ये सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत तगड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना था ग्लोबली, सारी दुनिया में हाहाकार मचा। यूनाइटेड नेशंस ने इसे बड़े पैमाने पर कंडेम किया, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने इसके अगेंस्ट स्टैंड लिया, तमाम दुनिया की संस्थाओं ने इसके खिलाफ बोला उस समय में। और उस समय में आंग सान सूकी ने, ऐसा माना जाता है कि अपनी मिलिट्री की सपोर्ट की, उनके सपोर्ट में स्टैंड लिया। आंग सान सूकी चाइना तक गई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में म्यांमार के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन आ रहे हैं, चाइना उसे वीटो कर दे। और चाइना और रशिया ने लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर परमानेंट मेंबर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो भी रेजोल्यूशन म्यांमारीज मिलिट्री, म्यांमारीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाए, वो वीटो कर दिए। तो इंटरनेशनल मीडिया ने ये माना कि आंग सान सूकी इस हद तक गई हैं अपनी मिलिट्री के इन दुष्कर्मों को डिफेंड करने के लिए कि वो चीन तक गई कि चीन वीटो करे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हमारी मिलिट्री के अगेंस्ट, हमारी सरकार के अगेंस्ट कुछ भी रेजोल्यूशन आता है, आप प्लीज़ उसे ख़त्म कर दीजिए, वीटो कर दीजिए। और चीन और रशिया ने ये किया भी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमारी मिलिट्री के द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचार के अगेंस्ट मामला चला, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमारी सरकार की तरफ से आंग सान सूकी ने अपनी मिलिट्री को वहाँ डिफेंड किया। हर अखबार में, हर मीडिया चैनल पे वो अपनी मिलिट्री की उस समय में तारीफ़ करती पाई गई, और उन्होंने ये जस्टिफाई ठहराया कि मिलिट्री जो भी कर रही है को वो नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कर रही है, नेशन की इंटीग्रेशन ज़रूरी है, हमारा रोहिंग्या मुस्लिम से कोई समस्या नहीं है, लेकिन म्यांमार आतंकवाद को, मिलिटेंसी को किसी तरह से भी पैम्पर नहीं करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा, हमारी ज़मीन पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर तो सच्चाई ये हो रही थी कि रोहिंग्या मुस्लिम्स का पलायन जारी था, माइग्रेशन जारी थी, और एक बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हुआ। उनकी पानी की किश्तियों को मुल्कों ने स्वीकारा नहीं, वापस भेजा। मैं आपके साथ बीबीसी के वो वीडियोस ज़रूर शेयर करूंगा ग्रुप में कि लोग कैसे पनाहगीरों के तौर पर बंदरगाह से बंदरगाह समुद्र में घूम रहे थे, ना किश्तियों में नहाए थे लोग कई दिनों से, ना खाने को कुछ था, ना हाइजीन के लिए कोई मटेरियल था। बच्चे सबसे ज़्यादा तादाद में, छोटे छोटे बच्चे थे जो बड़े हो रहे थे, पढ़ने लिखने की ज़रूरतें थी, युवा थे जिन्हें रोज़गार की ज़रूरतें थी, वो तमाम बिना किसी ज़मीन के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नेशनैलिटी के
बे ऑफ बंगाल में घूमते रहे, इंडियन ओशन में घूमते रहे, मुल्क से मुल्क घूमते रहे, यह क्राइसिस पूरी दुनिया में हिट हुआ। तो रास्ते ये अपनाए गए रखाइन प्रोविंस से। देखिए एक काली लाइन जाती है, पॉसिबल एंट्री है म्यांमार मणिपुर में। तो रखाइन प्रोविंस से निकल के वो रोहिंग्या मुस्लिम्स मणिपुर में एंट्री लेते हैं। दूसरी मिज़ोरम में, क्योंकि म्यांमार के चिन स्टेट से होते हुए मिज़ोरम आते हैं। अच्छा, तीसरी यहाँ से देखिए त्रिपुरा में, तो मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। चौथी एंट्री आपको दिख रही है देखिए बांग्लादेश में। अच्छा, पांचवी एंट्री आपको दिख रही है बांग्लादेश से होते हुए वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया के कौन से स्टेट में मेनली जो वेव्स आई माइग्रेशन की, रेफ्यूजीज़ की, भारतीय राज्य वेस्ट बंगाल में वाया द बांग्लादेश, भारतीय स्टेट त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट त्रिपुरा, मिज़ोरम और मणिपुर में। तो ये काले डॉट्स, काली लाइनें बताती हैं कि प्राइमरली इन लोगों ने किस तरफ का रुख किया। उसके बाद आती हैं लाल लाइनें। देखिए ये गए यहाँ से सीधे त्रिपुरा, बात नहीं बन रही, बांग्लादेश, बात नहीं बन रही, मजबूरी में बांग्लादेश की सरकार इन्हें कहाँ सेटल करेगी? चिटागोंग। चिटागोंग में बस्ती बना दी जाएगी, सेटलमेंट बना दी जाएगी कि यहाँ टिक जाओ। चिटागोंग से लाल लाइन शुरू हो गई। अब चिटागोंग से ये जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चिटागोंग से एक वेव जा सकती है थाईलैंड, तो ये लोग थाईलैंड गए। चिटागोंग से ये लोग गए कहाँ? ये देखिए मलयस, यानी कि ये ओहो, ये देखिए थाईलैंड के साउथ के इलाका, मलेशिया के इलाके, ये मलेशिया में फैल गए जाके। अब यहाँ से जो लोग थाईलैंड गए, थाईलैंड से नीली लाइन शुरू हो गई, थोड़ी और कम डोमिनेंट वेव। ये थाईलैंड से अंडमान में जाके बसेंगे, थाईलैंड से श्रीलंका में जाके बसेंगे, थाईलैंड से ही ये नीचे जो साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स हैं उनमें बसेंगे। तो कुल मिलाकर के इन एरिया में, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में, ये वेव्स घूमती रहीं। और ये 2017-18 में जो एट्रॉसिटीज़ हुई रखाइन प्रोविंस में, तब हुई। तो आज जब कू हुआ है, जब 2021 में कू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ये लिखा, अमेरिका ने ये माना, यूरोप ने ये माना कि क्योंकि आंग सांग सूकी ने जो अपना ह्यूमैनिटेरियन ऑरा था, जो अपनी लोगों में पकड़ थी, उसको गवा दिया। जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जिसके लिए वो जानी जाती थी, नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं। 2017-18 की म्यांमारी मिलिट्री की जो एट्रॉसिटीज़ हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स पे, उसको डिफेंड करके, उसको जस्टिफाई करके आंग सांग सूकी ने वो स्टेचर लूज़ कर दिया है। अब वो वर्ल्ड कम्युनिटी की नज़रों में एक ट्रू डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, ऐसा माना गया। ये जो परसेप्शन मीडिया में बना, यही विश थी, इच्छा थी मिलिट्री की, तत्मदा की। तत्मदा ने 2017-18 में ऐसे हालात बना दिए कि रोहिंग्या मुस्लिम्स अपने मिलिटेंट ग्रुप के वाया म्यांमार की इंटीग्रिटी को, सेफ्टी, सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अटैक्स कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। और ऐसे में मिलिट्री जनता ने, मैंने मिलिट्री की जो तत्मदा जो है, उसने मीडिया के वाया, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के वाया, अपने पॉलिटिकल लीडर्स के वाया जनता में ये माहौल बना दिया कि आंग सांग सूकी को म्यांमार की कोई पड़ी नहीं है, वो म्यांमार को बचाना नहीं चाहती है, और इसके लिए वो हमारा साथ नहीं देगी। जब हम देश की सुरक्षा के लिए ही कदम उठाएंगे, वो हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी सत्ता की पड़ी है, वो सिर्फ पोजीशन पर रहना चाहती है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि म्यांमार में एक कम्युनिटी का एक छत्र राज है, एक डोमिनेंस है। उसी कम्युनिटी का डोमिनेंस मिलिट्री में है, और उस कम्युनिटी का एक बड़ा डोमिनेंस आगे वहाँ की सिविलियन सरकार में भी था, और ये है म्यांमार की कम्युनिटी बामार, द BAMAR, द बामार पीपल, द बामार एथनिक ग्रुप। इट इज़ द बामार बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ग्रुप। तो म्यांमार में 30% अदर माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि नॉन बामार पीपल हैं। म्यांमार में 30% दूसरी कल्चरल ग्रुप्स हैं, अदर एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ओके, जिनमें सारे आ जाते हैं, जिनमें एक ये भी आते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स। लेकिन 70% बामार पीपल हैं, द एथनिक ग्रुप्स। इनकी लैंग्वेज है द म्यांमारीज लैंग्वेज, इनका रिलीजन है द बुद्धिज़्म। तो ये बुद्धिस्ट बामार पीपल हैं, द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ म्यांमार
और इन्हीं का पूरा कब्ज़ा है म्यांमार की सेना में और तमाम राजशाही में नेताओं में। तो ऐसा भी माना जाता है कि मिलिट्री इतनी स्ट्रांग इसलिए भी है क्योंकि बामार एथनिक ग्रुप अपनी मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी के वाया इस स्टेट को मेजॉरिटेरियन बनाना चाहता है, ना कि रिपब्लिक, ताकि मेजॉरिटी ही सारे रिसोर्सेज कंज्यूम करे, सारी पॉलिटिकल पावर विल्ड करे, सारी पॉलिसी मेकिंग करे, कहीं माइनॉरिटी ग्रुप्स के हाथों ये अधिकार ना चले जाएं। इसलिए जब कभी भी ये लगने लगता है कि लोकतांत्रिक सरकारें बन के माइनॉरिटीज़ की वॉइस भी आगे आएगी, तब ये बामार समाज के लोग जो वहाँ की मिलिट्री को डोमिनेट करते हैं, ये मिलिट्री के वाया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट्स को गिरा देते हैं और वापस से सारे रिसोर्सेज, सारी गवर्नमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसा है कि ये एक लड़ाई ये भी है कि म्यांमार की जो स्टेट है, द स्टेट ऑफ म्यांमार, ऐसा लगता है जैसे कि उसे मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो स्टेट पूरी तरह से मेजॉरिटी को ही सर्व करे। और जब भी कभी एक पॉपुलर लोकतांत्रिक सरकार आएगी जिसमें माइनॉरिटीज़ की भी वॉइसेस होंगी, तो वो तो फिर माइनॉरिटी के भी हक की बात करेगी। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को जगह दी जाएगी, अधिकारों में माइनॉरिटी को जगह दी जाएगी। इस तरह से उनका रिलीजन भी फैलेगा, उनके कस्टम कल्चर मैनर भी फैलेंगे, उनके अधिकार भी फैल जाएंगे, वो राजनीति में भी फैल जाएंगे। शायद इससे बुद्धिस्ट कल्चर कस्टम मैनर को थ्रेट हो, शायद इससे उनके सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो जाए, कम हो जाए। शायद इससे बामार कम्युनिटी की डोमिनेंस पॉलिटिक्स में, सेना में, इकोनॉमी में कम हो जाए। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति ये करना चाहे या जो कोई भी पार्टी ये करना चाहे, उस व्यक्ति और उस पार्टी को हटा करके सीधे सीधे सेना का ही शासन लाया करो। इसलिए शायद बार बार सेना का शासन आता है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन है, उस कम्युनिटी का सेना में क्या डोमिनेंस है और वो शायद क्या चाहती होगी, ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो माना जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसा कहा जाता है कि सेना ने एक बड़े समाज को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आंग सांग सूकी जो बॉर्डर एरिया के या जो मार्जिनलाइज एरिया के ट्राइबल ग्रुप्स हैं या कई अदर एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके बीच लोकप्रिय बनना चाहती है, उनको अपने साथ लेना चाहती है, देश की प्रकृति बदलना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है। इससे देश को नुकसान होता रहे, रोहिंग्याज बम फोड़ते रहें, हमारे लोगों को मारें, हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को तबाह करें, लेकिन सूखी स्टैंड नहीं लेगी। स्टैंड लेगा अब अपने ऊपर इंटरनेशनल मीडिया की छीटा कछी भी लेंगे हम, आरोप भी लेंगे हम, बदनामी भी लेंगे हम, लेकिन हम कौन हैं? तत्मदा। हमने देश बनाया है, हम लड़े हैं देश के लिए। एक बार देश की सुरक्षा के लिए बदनामी लेने को फिर तैयार खड़े हैं। रोहिंग्या का समूल नाश कर देंगे, कोई मिलिटेंसी नहीं रहने देंगे। सूकी से पूछ लेना साथ खड़ी है कि नहीं, वरना हम जेल लेंगे जो होगा। तो सूकी के ऊपर कहा जाता है दबाव भी बनाए गए कि आपने अगर अभी स्टैंड नहीं लिया तो हम तख्ता पलट भी कर सकते हैं। सूकी के ऊपर एक माहौल भी बनाया गया कि समाज में एक छवि बनाई गई कि इसको अपनी पोजीशन प्यारी है और ये दूसरे संगठनों को खुश कर रही है। मेजोरिटी का क्या? मेजोरिटी के अंदर एक एप्रीहेंशन पैदा की गई कि देख लो, आज तो रोहिंग्यास ने कदम उठाया है, कल अलग अलग प्रांतों के इलाकों के लोग ये कदम उठाएंगे। हम यंगून वालों का, हम बागोन वालों का क्या होगा पता कर लेना, आप खुद अपना भविष्य देख लेना। एक माहौल भी बनाया गया। जैसे तैसे करके सूकी ने अपनी पोजीशन को कुछ ऐसे बचाया कि उसने मिलिट्री के इस कंडक्ट को सपोर्ट कर दिया। और जब ये कंडक्ट सपोर्ट किया तो जो नरसंहार मचाया वहाँ की सेना ने, उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि सूकी की हाईली अनपॉपुलर इमेज क्रिएट होगी म्यांमार में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चौतरफा क्रिटिसिज्म होगा और सूकी अनपॉपुलर हो जाएगी। ऐसे हालातों में 2020 में पेंडिंग इलेक्शंस आएंगे और सूकी हारेगी, कमज़ोर पड़ेगी, उसे हमारे समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी और अल्टीमेट डिफैक्टो पावर हम ही बनेंगे, सूकी का चेहरा आगे रखेंगे बस। लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत। सूकी ने रोहिंग्या मामले में जो भी स्टैंड लिया हो, हालात जो भी बने हों, पूरी तरह से हिला के रख दिया।
20 नवंबर के चुनावों के नतीजों ने आंग सांग सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को ऐसी मेजॉरिटी मिल गई कि 25% रिजर्व सीटों के बावजूद भी संविधान बदला जा सकता था। अब 498 में से 396 सीटें, द लैंड स्लाइड मेजॉरिटी विक्ट्री, हिला के रख दिया पूरा म्यांमार आंग सान सूकी ने। इतना जन सैलाब उमड़ा, इतना समर्थन उमड़ा कि सेना के भौचक्के उड़ गए कि ये क्या, इतनी सीटें, मतलब 396, मतलब ऑलमोस्ट 498 में से 400, कि व्हाट इज दिस। तो ये तो बातें कर रही थी रिफॉर्म्स लाने के, और रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म यही आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगी, ये मिलिट्री के अधिकारों को कम करेगी, ये जो मिलिट्री की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है माइंस पे, गैस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, क्रूड पे, ये तो सेक्टर हमारे हाथों से जाएंगे। ये जो 25% सीटें हमारी रिजर्व है पार्लियामेंट में, ये बदलेंगी। ये जो कैबिनेट में मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो में मिलते हैं, ये बदलेंगे। ये तो अस्तित्व की लड़ाई हो गई, ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया भाई। क्या होगा बामार का, क्या होगा तत्मदा का, क्या होगा हम सैनिकों का, और सैनिकों के स्तर पर ऊपर खड़े सेना के आला अधिकारियों का। और ऐसे में सन 2011 में बैठे म्यांमारी सेना के जर्नैल, जिनकी रिटायरमेंट थी 2021 में, तो उनको ये दिख रहा था कि मेरी तो रिटायरमेंट आने वाली है, 65 साल का होने वाला हूं, और नया जर्नैल अपनी चॉइस का बिठाएंगी, और उस जर्नैल को चॉइस का बिठा करके सिक्योरिटी काउंसिल के साथ सेटिंग करके हमसे प्रपोजल ले लेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के, और देश की जनता को बताएंगे कि देखिए सेना भी चाहती है कि सकारात्मक बदलाव हो, और मैं वो करने जा रही हूँ। वाह, तालियां बजाओ। इसी के लिए तो आपने मुझे लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई, क्योंकि म्यांमार चाहता है कि बदलाव आए। ये है बदलाव का म्यांमार, ये है रिफॉर्म्स का म्यांमार। फरवरी 2021 में जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन होना था, सारे जीते हुए सांसदों ने शपथ लेके सेशन शुरू करना था, जस्ट उसके एक दिन पहले सबको अरेस्ट कर लिया। आंग सान सूकी को अरेस्ट किया, प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया, और आर्टिकल 417, क्योंकि प्रेसिडेंट अब है नहीं, तो हु इज़ द प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपना ही है, वो पहले का आर्मी ऑफिसर ही था। वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, कहते सिक्योरिटी काउंसिल से कंसल्ट हो गया, ऐसा लेटर बना आर्टिकल 417, और ऐसा लेटर बना करके एमरजेंसी प्रोक्लेम करो। वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट के अरेस्ट होने की परिस्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल से कंसल्ट हुआ, ऐसा दस्तावेज तैयार करके एमरजेंसी प्रोक्लेम की। इमीडिएटली सेना कंट्रोल में आ गई, और उसी समय कमांडर इन चीफ ऑफ द म्यांमार आर्मी जनरल ने रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से ये खबर दी कि म्यांमार 1 ईयर के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी में चला गया है। 1 साल के बाद चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव में भारी फ्रॉड पाए गए हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एक एक वोटर को 300 जगहों से वोट करने का अधिकार मिला। इस बार 300 जगह सेम कैंडिडेट का हमें वोटिंग रोल पे नाम मिला है। हैवी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस की गई हैं चुनाव में, इसी की वजह आंग सान सूकी को इतनी सीट मिली है। आंग सान सूकी ने हर तरह की चुनावी धांधली की है। ये चुनावी नतीजे सही नहीं हैं, ये गड़बड़ है। हम इन चुनावी नतीजों को खारिज करते हैं। चुनाव में हुई धांधलियों को हम मानते हैं कि स्वीकार करते हैं कि हुई हैं। वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियाँ की गई हैं, और हम ये कहते हैं कि इस साल इसकी जाँच होगी। सिविलियन अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन ही इसकी जाँच करेगा, और 1 साल के बाद हम निष्पक्ष साफ सुथरे चुनाव कराएंगे। तब तक म्यांमार स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है, और सारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर अज्यूम्ड बाय द मिलिट्री जुंटा। तत्मदा आपकी सुरक्षा, आपके विकास और आपके समर्थन के लिए फिर से खड़ी है। आपका म्यांमार प्रगतिशील और विकसित म्यांमार, कोई धांधली हम नहीं होने देंगे, ऐसा बयान जारी किया गया। बयान जारी करने की देर थी, थोड़े ही दिनों में इलेक्शन कमीशन ने 2 टूक रिपोर्ट दी कि किसी भी तरह का मिलिट्री जुंटा के द्वारा दिया गया एविडेंस सब्सटेंशियल नहीं था। कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला कि एक सिंगल वोट की भी धांधली हुई है। कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला कि एक व्यक्ति का भी नाम 2 या 3 वोटर लिस्ट में भी पाया हो। 300 जगह तो बहुत दूर है। सो ऑल द एलिगेशंस वर टोटली अनसब्सटेंशियल, नो रीजनिंग्स, नो रैशनल,
no substance and logics given by the military junta, so hence we declare कि elections were valid। जनता ने जैसे ही सुना, सड़कों पर सैलाब प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस उमड़े। मिलिट्री ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी के तहत नियम कानूनों का अधिकार अपनाते हुए सारे तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस प्रोटेस्ट बंद कर दिए, सारे तरह के मीडिया एक्टिविटीज़ को क्लोज़ कर दिया, किसी तरह की जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया, एरियाज़ डिमार्केट कर दिए गए, किसी का भी वहाँ आना जाना बैन कर दिया। और फिर जब पूरी तरह से पॉपुलर मूवमेंट्स को, प्रोटेस्ट को, डेमोन्स्ट्रेशंस को कर्व कर दिया, गोलियाँ चलाईं, लोगों को के अरेस्ट किया, अधिकारियों को अरेस्ट किया गया, नेताओं को अरेस्ट किया गया, कईयों को नज़रबंद कर दिया गया, उठा के कहाँ ले गए पता नहीं चला। जब ये हालात हुए तो लोगों का प्रोटेस्ट वायलेंट फॉर्म में आया, फिर आर्म्ड रिबेलियन शुरू हुआ। और वो आर्म्ड रिबेलियन 2021 से अब तक 3 साल हो गए चल रहा है। और अब आधा म्यांमार ऑपोजिशन ग्रुप या पीपल डिफेंस फोर्सेस या एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से कुछ भी कहिए, आज वो ऑपोजिशन के कंट्रोल में है और म्यांमार गृह युद्ध में है। इस बार म्यांमार में गवर्नमेंट यानी कि मिलिट्री गवर्नमेंट यानी कि सैन्य शासन यानी कि जुंटा या तत्मदा एक तरफ खड़ा है और प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि सूकी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और उसको समर्थन देने वाले तमाम दल एक तरफ खड़े हैं। ये इनके बीच की जंग है। ये पार्ट 1 था म्यांमार क्राइसिस का, द ओवरव्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट। थैंक यू।